मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। तो देखो, समझो यहाँ एक मैग्नेट है ना, ये इसकी नॉर्थ पोल हो गई और इसकी ये साउथ पोल हो गई। ओके, तो मैग्नेट के चारों तरफ की एरिया है ना, समझो ये चारों तरफ की एरिया है। ओके, जहां अगर आप एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दो, लेट्स से यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, आयरन रख दो, कोबाल्ट रख दो, निकल रख दो, ये सारे क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। तो वो क्या होंगे, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? या एक दूसरी मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ रखो तो ये भी क्या होगी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, है ना। अगर हम यहाँ रख दे मैग्नेटिक मटेरियल तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, है ना, मतलब वो इंटरैक्ट मैग्नेट के साथ नहीं करेगी। तो मैग्नेट के चारों तरफ की एरिया, जहां पे आप मैग्नेटिक मटेरियल रखते हो तो आप देखते हो कुछ वहां पे इंटरेक्शन हो रही है, यानी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस वहां पे एक्सपीरियंस की जा रही है उस मैग्नेटिक मटेरियल के द्वारा। ओके, तो एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील करता है जब एक मैग्नेट के आजू बाजू वो होता है। क्लियर हो? तो ये पूरी एरिया जहां वो ये एक्सपीरियंस फील करता उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। फिर से मैं बता दूं, एक मैग्नेट के चारों ओर की एरिया जहां एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील करता है, मैग्नेटिक फोर्स फील करता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसी तरह अगर समझो एक वायर है, कंडक्टर है और उसमें करंट मूव कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दो और वो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है, कुछ भी हो रही है। ओके, तो ये जो एरिया है चारों तरफ इस वायर के, ओके, कंडक्टिंग वायर के जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो एक मैग्नेट या फिर एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके चारों तरफ की एरिया जहां एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील करती है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस फील नहीं करेगी तो उसको मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोलेंगे। ओके, तो क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशंस। ओके, मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं। A magnetic field is the space around a magnet or the space around a conductor carrying current in which magnetic influence can be experienced. अब दूसरा वाला जो केस है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रही है, वो तो मैग्नेटिक फील्ड तभी तक शो करेगी जब तक कि उसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट जो होती है वो क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है ना। करंट जो होती है वो क्या होती है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या बोल सकते हो, a moving charge, है ना, moving charge is
a source of magnetic field. स्टैटिक चार्ज किसका सोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर चार्ज एक ही पोजीशन पे रहे, मूव ना करे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? तो समझिए यहां एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, ये इसकी नॉर्थ पोल हो गई और ये साउथ पोल। ओके, और हम डील कर रहे हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से यहां इस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ जो स्ट्रेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं? जो इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सिटी, करेक्ट। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी। अब आप इमेजिन करो एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट सोर्स बन जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या है? कुछ दूर तक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सारे पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल रखें तो क्या सारे पॉइंट पे जो फोर्स लगेगी वो इक्वल अमाउंट में लगेगी? नहीं। जो पॉइंट पोल के करीब है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, और जो पॉइंट या जो पोजीशन पोल से दूर है उस पॉइंट पे रखी हुई मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कम लगेगा। अगर उसकी तुलना की जाए, कंपेयर की जाए उस पॉइंट से जो कि पोल के करीब है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो शिद्दत होगी, जो इंटेंसिटी होगी, जो तीव्रता होगी मैग्नेटिक फील्ड की, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, या मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। अगर हम कहते हैं एक एरिया है, एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब क्या? उस एरिया के किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होगी, एक समान होगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी क्या होगी? सेम होगी।
हम पेपर पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे दिखा सकते हैं, तो देखते हैं। देखो, स्ट्रेट लाइन लो, उसके पैरेलल एक दूसरी स्ट्रेट लाइन लो, फिर इन दोनों के बीच में जो गैप है उतनी ही गैप पे स्ट्रेट लाइन लेनी है, फिर उतनी ही गैप पे स्ट्रेट लाइन लेनी। तो मेरा जो गैप है, क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की है, तो क्या हो गई है, थोड़ी कहीं कम थोड़ी ज़्यादा, और लाइन भी टेढ़ी बन गई। लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो लाइन स्ट्रेट बनेगी और गैप भी सेम रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी, जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, इस पॉइंट पे जो होगा और इस पॉइंट पे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बेसिकली बी वेक्टर से डिनोट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो होती है टेस्ला, और इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक इसकी दूसरी एसआई यूनिट है जिसको हम बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को एक एरिया इमेजिन करनी है जहां यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। मैं ड्रॉ करता हूं स्क्रीन पे। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंटेंसिटी क्या है, बी। ओके, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे आप, सिर्फ बी। डन। अब हम एक पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए स्मॉल q एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देनी है, और ये चार्ज मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी के साथ। मान लो जो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां पे एक चार्ज है प्लस स्मॉल q, और ये मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ। देखो, वेलोसिटी और फील्ड के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ये एंगल है थीटा। अब हम सोचेंगे इस तरह से कि चार्ज
पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखी हुई है और चार्ज खुद भी मूव कर रही है। हम जानते हैं मूविंग चार्ज जो है एक सोर्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की, यानी प्लस क्यू चार्ज जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये प्लस क्यू चार्ज खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड में एक इंटरेक्शंस होगी जिसकी वजह से प्लस क्यू चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे जिसको हम आगे देखेंगे। तो मान लेते हैं जो फोर्स प्लस क्यू चार्ज फील कर रही है वो एफ वेक्टर है और इस मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो एफ है ना। एफ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर। अब ये जो एफ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्मॉल क्यू चार्ज, वो डिपेंड करेगी पहली चीज Q के अमाउंट पे, चार्ज की वैल्यू के ऊपर, है ना। तो फिर इसी चीज को हम रिपीट करके बोलेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स प्लस Q चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो डिपेंड करेगा उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, यानी Q के मैग्नीट्यूड के ऊपर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लस क्यू चार्ज रखी हुई है और उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो दूसरी फैक्टर क्या हो गई? मैग्नेटिक फील्ड जहां पे ये चार्ज रखी हुई है। और तीसरा चीज जिसके ऊपर फोर्स डिपेंड करेगा वो वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज को आप रखते हो तो आप देखते हो वो चार्ज एक्सपीरियंस कर रही है एक मैग्नेटिक फोर्स, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करती है चार्ज के मैग्नीट्यूड के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर जिसमें वो रखा हुआ है, और उस एंगल के बीच में जो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बन रही है ना। ये तीन चीज पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है। तो देखा क्या गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के ऊपर, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर, और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v साइन थीटा के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, ये वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। ओके, एक कंपोनेंट जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी और दूसरी जो कंपोनेंट होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी। तो जो कंपोनेंट यानी ये जो है ये क्या है? v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? v sin थीटा, है ना। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के उस कंपोनेंट से जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, करेक्ट।
अब इन तीनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या देखते हैं, F is directly proportional to QVB sin थीटा, ना sin थीटा को एंड में डाल दिया, QVB को पहले ही डाल दिया, करेक्ट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे तो यहां एक कांस्टेंट आ जाएगी और ये हो जाएगी QVB sin थीटा, ओके। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो ली गई है वो 1 ली गई है, तो ये क्या हो गई, QVB sin थीटा, डन। इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q VV sin थीटा क्या हो गई, V क्रॉस B, ओके। अब F vector, that is magnetic force experienced by the moving charge particle, equal to magnitude of charge times velocity vector cross product with magnetic field intensity। यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, वेलोसिटी वेक्टर के, और परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड। यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन में हो तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी चार्ज पार्टिकल वो परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन के जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है, करेक्ट। कमाल की चीज है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ओके। तो अगर समझो वेलोसिटी हाइपोथेटिकली एक्स एक्सिस की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो जेड एक्सिस की तरफ लगेगी। और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और जेड एक्सिस एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ये जो इक्वेशन है एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी क्रॉस, इस इक्वेशंस को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स इक्वेशन। देखो एफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या थी, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मान लो क्यू यूनिटी हो, वी यूनिटी हो, समझ में आया, और साइन थीटा वी यूनिटी हो, यानी जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1 इंटू 1 टाइम्स B इंटू 1, दैट इज F इक्वल टू B। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के, क्लियर। तो इससे एक डेफिनेशन बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक पॉइंट के ऊपर या मैग्नेटिक इंडक्शन का एक पॉइंट के ऊपर। तो कैसे बनाएंगे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक पॉइंट पर आप कह सकते हो मैग्नेटिक फोर्स होती है जो एक चार्ज एक्सपीरियंस करती है, जहां चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होती है, यूनिटी, और वो यूनिटी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, करेक्ट। तो मैं लिखता हूं इसी को, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन
at any point in the field is equal to the force experienced by a unit charge moving with a unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field at that point. देखो, अब हम पढ़ रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, यहां पे हमारी लेफ्ट हैंड है और तीनों फिंगर को देखो, थंब को देखो, फोर फिंगर को देखो और मिडिल फिंगर को देखो। जो फोर फिंगर है ना, उसमें किसकी डायरेक्शन दिखाई गई है? मैग्नेटिक फील्ड की। देख लो ना, नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। जो मिडिल फिंगर है, क्लियर, उसमें किसकी डायरेक्शंस दिखाई गई है? चार्ज के मोशंस की, वेलोसिटी की, करंट की। तो यहां इलेक्ट्रिक चार्ज की वेलोसिटी है। और ये जो थंब है, थंब क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि हमें लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करनी है कि सारे, मतलब तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री फॉर्म करें। और जो फोर फिंगर है उसको हमें रखना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर को रखना है करंट के डायरेक्शंस में। तो जो थंब है ना, वो हमें बताएगी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। एक बार और रिपीट कर देते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे रखना एक दूसरे के साथ। फोर फिंगर को डायरेक्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस की तरफ, मिडिल फिंगर को डायरेक्ट करना है वेलोसिटी ऑफ चार्ज की डायरेक्शंस की तरफ या इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शंस की तरफ। तो जो थंब है वो क्या बताएगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड की? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं। वो होती है बेसिकली एम ए इनवर्स टी इनवर्स 2। एम बेसिकली मास को बताता है, ए इनवर्स करंट को बताता है, ए करंट को बताता है और टी टाइम को बताता है। देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज जिसकी वैल्यू 1 कूलम है और ये मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ओके,
वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से। फिर से रिपीट कर देता हूं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल रखी हुई है जिसकी वैल्यू 1 कूलम है और ये मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ, वेलोसिटी के साथ। करेक्ट। तो ये जो चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगी 1 न्यूटन फोर्स। तो ये जो चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी? 1 न्यूटन मैग्नेटिक फोर्स। इस केस में हम कहेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 1 टेस्ला। करेक्ट। फिर से मैं बता देता हूं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू 1 कूलम है, वो मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ। तो वो चार्ज पार्टिकल 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो इस केस में हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ 1 टेस्ला है। ओके, तो इसी चीज को हमें अब लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at a point is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb while moving at 90 degree to a magnetic field with a velocity of 1 meter per second experiences a force of 1 Newton at that point. ओके, वापस से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? क्यू वी बी साइन थीटा। तो अब कुछ केस देखते हैं। केस 1, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, या वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल कह सकते हो, या कोलिनियर भी कह सकते हो, तो सेम ही सेंस बनती है। तो उस केस में क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज 0, क्योंकि साइन 0 0 होती है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू वी वी को तो 0। इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में और चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो या जस्ट ऑपोजिट हो, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ओके, तो ये 0 डिग्री के लिए भी हो सकती है, पैरेलल के लिए भी, या एंटी पैरेलल दैट इज 180 डिग्री। अब आ जाओ केस 2। ओके, केस 2 है जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी साइन थीटा क्या हो जाएगी? 1। साइन 90 क्या होती है? 1।
उस केस में F इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी। तो याद रखना, जब चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और मैक्सिमम फोर्स हमेशा क्या होता है, क्यू वी बी। एक तीसरा केस भी हो सकता है जब वेलोसिटी जीरो हो, केस 3, व्हेन v इक्वल टू जीरो, तो भी फोर्स क्या होगी, जीरो, क्योंकि v जीरो हो गई, जीरो से सबको मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो यानी उसकी वेलोसिटी जीरो है, मूव ही नहीं कर रहा, तो वो किसी भी तरह की मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी।